जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी हेल्थ केयर कंपनी की जो एक नया हॉस्पिटल बेड लगाने में सिर्फ 3 से 4 लाख रुपए का खर्च करती है, जबकि अगर हम आज के समय में देखें तो पूरी हेल्थ केयर इंडस्ट्री का जो एवरेज है वो लगभग 50 लाख रुपए प्रति बेड बैठता है। हाँ, ये कंपैरिजन अपने आप में ही काफी बड़ा है। 50 लाख और कहाँ सिर्फ 3-4 लाख। बिल्कुल। और सबसे मजे की बात देखिए, ऐसा करते हुए वो 71% यानी 71% का ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कमा रहे हैं। ये आंकड़े सुनकर तो सीधे ऐसा लगता है जैसे किसी सिलिकॉन वैली के टेक या सॉफ्टवेयर स्टार्टअप की बात हो रही हो। सही कहा, सॉफ्टवेयर मार्जिन्स जैसा ही साउंड करता है ये। वही तो, लेकिन असल में ये कोई टेक कंपनी नहीं है, ये एक आयुर्वेदिक पंचकर्मा बिजनेस है और यही हमारे इस नए डीप डाइव का मेन फोकस है। अब होता है तो अक्सर ऐसी हैरान करने वाली फाइनेंशियल तस्वीरें सामने आती हैं। हाँ, और आज हमारे पास फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस और कुछ क्लिनिकल पब्लिकेशंस का एक पूरा ढेर है। हमारा मेन मिशन यही है कि हम भारत के तेजी से उभरते आयुर्वेदिक हेल्थ केयर सेक्टर की इस बड़ी कंपनी जीना सीखो लाइफ केयर के बिजनेस मॉडल को और उनके Q1 FY26 के शानदार प्रदर्शन को डिकोड करें। और ये समझना सच में जरूरी है कि कैसे किसी कंपनी ने प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान को एक आधुनिक कैपिटल लाइट और इतने प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल में बदल दिया है। ओके, तो चलिए इसको थोड़ा अनपैक करते हैं। मतलब किसी ट्रेडिशनल सेक्टर में ऐसे ROCE आंकड़े देखना सच में दिमाग चकरा देने वाला है और किसी भी बिजनेस की सक्सेस उसके ताज़ा आंकड़ों से ही मापी जाती है। Q1 FY26 की जो नतीजे आए हैं भाई, वो किसी फाइनेंशियल धमाके से कम थोड़ी ना है। धमाका तो है। अगर हम नंबर्स पर ध्यान दें तो रेवेन्यू में 74%, 74% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखी है। ये रेवेन्यू सीधे 174.29 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ओह वाओ, 174 करोड़, वो भी सिर्फ एक क्वार्टर में। ये तो बहुत मैसिव जंप है। हाँ, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा चौंकाती है वो इनका रेवेन्यू नहीं बल्कि इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी PAT है। उसमें लगभग 218% का भारी उछाल आया है। ये 51.31 करोड़ रुपए रहा। वेट 218% ग्रोथ प्रॉफिट में, ये तो किसी भी एंगल से नॉर्मल नहीं है। ऐसा क्या बदल गया एक साल में? और सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं, इनका EBITDA मार्जिन 45% तक पहुंच गया है। देखिए, किसी भी हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर के लिए 45% का EBITDA मार्जिन मेंटेन करना कोई छोटी बात नहीं होती। हाँ, यूजुअली हॉस्पिटल्स 20-25% पर ही स्ट्रगल करते रहते हैं। एग्जैक्टली। और इसी शानदार परफॉर्मेंस और बढ़ती फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के दम पर उन्होंने हाल ही में NSE इमर्ज प्लेटफॉर्म से निकलकर मेन बोर्ड पर यानी NSE और BSE दोनों पर सक्सेसफुली माइग्रेट किया है। अच्छा, मतलब अब वो छोटे एक्सचेंज से सीधा बड़ी लीग में आ गए हैं। इससे तो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बीच उनकी विजिबिलिटी काफी बढ़ जाएगी। बिल्कुल बढ़ेगी, लेकिन इन नंबर्स के पीछे की जो असली कहानी है, जो इनकी स्ट्रैटेजी है, वहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ा जोखिम भरा फैसला नजर आता है। जोखिम भरा? कैसा जोखिम? देखिए, कंपनी ने जानबूझकर अपने गवर्नमेंट पैनल बिजनेस को कम किया है। उन्होंने अपना पूरा फोकस अब प्राइवेट पंचकर्मा सेगमेंट पर शिफ्ट कर दिया है। क्या गवर्नमेंट पैनल्स को छोड़ दिया? बिजनेस की भाषा में इसको तो एक बहुत बड़ा पिवट कहा जाएगा, जैसे कोई टेक कंपनी B2B से सीधा D2C पर चली जाए। हाँ, कुछ वैसा ही। लेकिन यहाँ मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है। मतलब गवर्नमेंट पैनल से तो गारंटीड इनकम आती है ना, मरीजों का एक भारी फुटफॉल मिलता है। उस सेफ और फिक्स वॉल्यूम को छोड़कर पूरी तरह से प्राइवेट मरीजों पर डिपेंड होना, क्या ये अपनी पैरों पे कुल्हाड़ी मारने जैसा नहीं है? मंघाती कदम लग सकता है। ये बात सही है कि गवर्नमेंट पैनल में मरीजों की कोई कमी नहीं होती। वही तो, कोई भी सेंसिबल कंपनी अपने पक्के और गारंटीड कस्टमर्स को क्यों छोड़ना चाहेगी? क्योंकि असली प्रॉब्लम मरीजों की संख्या में नहीं, बल्कि वर्किंग कैपिटल और कैश कन्वर्जन साइकिल में होती है। इसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। हाँ, प्लीज थोड़ा सिंपल टर्म्स में बताइए। देखिए, वर्किंग कैपिटल को आप किसी भी बिजनेस की प्लम्बिंग या पाइपलाइन में फंसा हुआ पानी समझ लीजिए। गवर्नमेंट सिस्टम का जो रिसीवेबल साइकिल होता है वो बहुत लंबा और थकाऊ होता है। मतलब बिल पास होने में जो टाइम लगता है। बिल्कुल। आप आज मरीज का इलाज करते हैं, अपना सारा खर्च उठाते हैं, लेकिन वो बिल सरकारी फाइलों से पास होकर बैंक अकाउंट में आने में महीनों लग जाते हैं।
और कभी-कभी तो सालों लग जाते हैं। अरे बाप रे, मतलब बिजनेस तो पेपर पर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, रेवेन्यू बुक हो रहा है, लेकिन असल में तिजोरी खाली है क्योंकि सारा कैश तो सरकारी पैनल में ब्लॉक हो गया ना। एकदम सही पकड़ा आपने। पाइपलाइन पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी होती है और किसी भी तेजी से ग्रो करने वाली कंपनी के लिए कैश ही ऑक्सीजन होता है। कैश नहीं तो ग्रोथ नहीं। मेक सेंस। बिना कैश के नए हॉस्पिटल्स कैसे खुलेंगे? वही तो। अब दूसरी तरफ इनके नए टारगेट यानी प्राइवेट पांचकर्मा सेगमेंट को देखिए। वहाँ मरीजों की संख्या शायद सरकारी पैनल से थोड़ी कम हो, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा होता है। और मैं गेस कर रहा हूँ कि पैसा भी जल्दी मिल जाता होगा। एग्जैक्टली। उनका कैश कन्वर्जन साइकिल बहुत तेज है। प्राइवेट मरीज या तो इलाज के तुरंत बाद कैश या कार्ड से पेमेंट करता है या फिर प्राइवेट इंश्योरेंस के जरिए पैसा बहुत जल्दी क्लियर हो जाता है। ओह, अच्छा। तो मैनेजमेंट ने बहुत स्मार्टली फिगर आउट कर लिया कि अपनी ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए उन्हें अपनी पाइपलाइन से वो सरकारी ब्लॉकेज हटाना ही पड़ेगा। हाँ, ये 218% का जो हम पीएटी ग्रोथ देख रहे हैं वो कोई हवा में हुआ चमत्कार नहीं है। ये उसी रुके हुए कैश के अचानक फ्री फ्लो होने का नतीजा है। उन्होंने वॉल्यूम की जगह वैल्यू को चुना। कम मरीज लेकिन तुरंत मिलने वाला पैसा और ज्यादा मार्जिन। ये तो बहुत ही काउंटर इंट्यूटिव लेकिन काफी ब्रिलियंट स्ट्रेटेजी है। मतलब पहले उन कस्टमर्स को ही हटा दो जो आपका पैसा रोक रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन पैसा कमाना तो सिर्फ आधी ही जंग होती है। असली टेस्ट इस बात का होता है कि कोई बिजनेस उस कमाए हुए कैश का क्या करता है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बहुत क्रूशियल होती है। राइट। अगर वो इस पैसे से 10-15 बड़े-बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स बनाने लगते तब तो वो सारा कमाया हुआ कैश एक झटके में खत्म हो जाता। और यहीं पर इनकी एक्सपेंशन मॉडल का जिक्र करना जरूरी हो जाता है। हाँ, इनका एक्सपेंशन मॉडल सच में अलग है। देखिए, आज की तारीख में जीना सीखो के पास 23 स्टेट्स और लगभग 100 से अधिक शहरों में 120 से ज्यादा क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स हैं। उनके पास लगभग 1600 से ज्यादा ऑपरेशनल बेड्स हैं। और ये सब उन्होंने एक कैपिटल लाइट मॉडल पर बनाया है, जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। 3 से 4 लाख रुपए प्रति बेड वाला आंकड़ा वो यहीं से आता है। लेकिन यहीं पर मुझे थोड़ा डाउट होता है। मुझे ये समझना है कि एक तरफ बाकी हेल्थ केयर इंडस्ट्री का 50 लाख रुपए और दूसरी तरफ इनका सिर्फ 3-4 लाख रुपए, ये गणित एक्चुअली काम कैसे करता है? गैप तो बहुत बड़ा है। वही तो, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग क्वालिटी के साथ कोई समझौता कर रहे हैं, सस्ते बेड खरीद लिए या इंफ्रा पे खर्च नहीं किया? नहीं, क्वालिटी से समझौता नहीं है, बल्कि इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरतें ही पूरी तरह से अलग है। इसको इस तरह से देखिए, जब हम किसी आम कॉर्पोरेट एलोपैथिक हॉस्पिटल की बात करते हैं तो वहाँ 50 लाख रुपए प्रति बेड का खर्च क्यों आता है? शायद जमीन और बिल्डिंग की वजह से। हाँ, जमीन तो है ही, पर उन्हें महंगी जमीनें खरीदनी पड़ती हैं और उससे भी बड़ा खर्च आता है भारी भरकम और करोड़ों की मशीनों का, जैसे MRI मशीन्स, CT स्कैन, वेंटिलेटर्स, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स और कॉम्प्लेक्स ऑक्सीजन पाइपलाइंस। अच्छा, हाँ, वो सारी क्रिटिकल केयर मशीन सच में बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। एक मशीन कई करोड़ों की आती है। बिल्कुल, लेकिन जीना सीखो का पूरा मॉडल क्रिटिकल इमरजेंसी केयर या सर्जरीज पर आधारित है ही नहीं। उनका मेन फोकस क्रॉनिक बीमारियों के आयुर्वेदिक मैनेजमेंट और पंचकर्मा पर है। ओह, तो मतलब उन्हें इन करोड़ों की मशीनों की जरूरत ही नहीं पड़ती। एग्जैक्टली। वो जमीन खरीदने में अपना कैपिटल फंसाते ही नहीं है। इसके बजाय वो कस्टम मेड लीज्ड प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हैं। उनके कमरों में महंगी मशीन्स नहीं, बल्कि लकड़ी के स्पेशल पंचकर्मा टेबल्स, स्टीम कैबिन्स और बहुत ही बेसिक वाइटल मॉनिटरिंग सिस्टम्स होते हैं। अब समझ आया। इसीलिए इनका शुरुआती कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपेक्स इतना कम होता है। वो एक पूरी तरह से अलग गेम खेल रहे हैं जहां उन हैवी मशीनों की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। सही समझे आप। इसके अलावा मैंने रिपोर्ट्स में उनके एक हब एंड स्पोक मॉडल के बारे में भी पढ़ा था। ये कॉन्सेप्ट तो मुझे सीधे तौर पर एयरलाइंस के बिजनेस मॉडल की याद दिलाता है। हाँ, एयरलाइंस का मॉडल इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। मतलब जैसे बड़ी एयरलाइंस छोटे शहरों से, जिनको स्पोक्स कहते हैं, वहां से यात्रियों को छोटी फ्लाइट्स के जरिए किसी बड़े जंक्शन या हब पर लाती हैं। हाँ। और फिर वहां से लंबी दूरी की में जर्नी होती है। ये तुलना बिल्कुल सटीक है। जीना सीखो के पास लगभग 116 से ज्यादा फैसिलिटीज हैं, जिनमें से करीब 36 क्लिनिक्स वो फ्रेंचाइज मॉडल पर चलाते हैं। अच्छा, फ्रेंचाइज क्लिनिक। हाँ,
तो ये जो छोटे फ्रेंचाइज क्लिनिक्स हैं, ये उन एयरलाइंस वाले स्पोक का काम करते हैं। जब कोई नया मरीज ओपीडी के लिए इन छोटे क्लिनिक्स में आता है और वहाँ डॉक्टर को लगता है कि इस मरीज को किसी गंभीर बीमारी के लिए 15-20 दिन के इंटेंस पंचकर्मा या लंबे इलाज की ज़रूरत है, तो वो उसको एडमिट होने के लिए आगे भेज देते हैं। बिल्कुल। तो उसे बड़े हब यानी उनके मेन हॉस्पिटल्स में आईपीडी एडमिशन के लिए रेफर कर दिया जाता है। इस तरह ये छोटे क्लिनिक्स बड़े हॉस्पिटल्स के लिए मरीजों का एक कंटिन्यूअस फनल तैयार करते हैं। कस्टमर एक्विजिशन फनल। लेकिन यहीं पर मुझे एक बहुत बड़ा लूप होल नजर आता है इस मॉडल में। कैसा लूप होल? देखिए, अगर 36 क्लिनिक्स कोई और व्यक्ति चला रहा है, यानी एक थर्ड पार्टी फ्रेंचाइज पार्टनर, तो वहाँ क्वालिटी कंट्रोल कैसे हो रहा है? हेल्थ केयर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ अगर ब्रांड का नाम एक बार खराब हुआ या किसी फ्रेंचाइज वाले ने थोड़ा एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में इलाज में कंजूसी कर दी। ये रिस्क तो हमेशा रहता है फ्रेंचाइज मॉडल में। वही ना, तो पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल ताश के पत्तों की तरह ढह सकता है। ये इतना बड़ा रेपुटेशन रिस्क वो लोग आखिर कैसे मैनेज कर रहे हैं? यह एक बहुत ही वाजिब चिंता है और इसका सल्यूशन उनके कॉन्ट्रैक्ट्स और ऑपरेशनल स्ट्रक्चर की गहराई में छिपा हुआ है। कंपनी ने बहुत ही चालाकी से रिस्क और कंट्रोल को अलग-अलग कर दिया है। वो कैसे? डॉक्यूमेंट्स के अनुसार भले ही फ्रेंचाइज पार्टनर रोजमर्रा का खर्च यानी ओपेक्स और शुरुआती निवेश कैपेक्स दोनों उठाता हो, लेकिन क्लिनिक में इलाज करने वाले जो मुख्य आयुर्वेदिक डॉक्टर्स होते हैं वो सीधे जीना सीखो के पेरोल पर होते हैं। वेट, रियली? मतलब डॉक्टर उस फ्रेंचाइज ओनर का एम्प्लॉय नहीं है, वो सीधे हेड ऑफिस को रिपोर्ट करता है? बिल्कुल। डॉक्टर की लॉयल्टी और उसकी सैलरी दोनों ब्रांड के हेड ऑफिस से जुड़ी होती हैं, ना कि उस फ्रेंचाइज ओनर के छोटे मोटे प्रॉफिट मार्जिन से। ओह, ये तो बहुत स्मार्ट मूव है। हाँ, अगर कोई फ्रेंचाइज ओनर साफ सफाई या क्वालिटी में थोड़ी भी कोताही बरतने की कोशिश करता है तो डॉक्टर सीधे ऊपर हेड ऑफिस में रिपोर्ट कर सकता है। उसे अपनी नौकरी ओनर से नहीं बल्कि कंपनी से मिलती है। समझ गया, चेक्स एंड बैलेंसेस लगा दिए हैं। और एक और बहुत बड़ा लेयर है कंट्रोल का, और वो है दवाइयाँ। उन सभी फ्रेंचाइज क्लिनिक्स में जो भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ या हर्बल प्रोडक्ट्स मरीजों को दिए जाते हैं वो प्योरली जीना सीखो की अपनी इंटरनल सप्लाई चेन से ही आते हैं। अच्छा, मतलब फ्रेंचाइज अपनी मर्जी से बाहर मार्केट से सस्ती दवाइयाँ खरीद कर नहीं बेच सकता? नहीं, बिल्कुल नहीं अलाउड है। इस तरह उन्होंने देखिए क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर और जमीन का सारा खर्च फ्रेंचाइज पर डाल दिया, लेकिन मेडिकल क्वालिटी और इलाज का पूरा कंट्रोल 100% अपने हाथों में रखा। वाओ, इंफ्रा का खर्चा तुम्हारा पर कंट्रोल हमारा। हाँ, और इसी हब एंड स्पोक और फ्रेंचाइज मॉडल की वजह से वो बिना कोई भारी बैंक लोन लिए यानी पूरी तरह से डेट फ्री रहकर इतनी तेजी से पूरे देश में अपना नेटवर्क फैला पा रहे हैं। ये तो वाकई एक मास्टर स्ट्रोक है भाई। ब्रांड की सुरक्षा भी हो गई और एक्सपेंशन भी, वो भी बिना किसी कर्ज के। लेकिन यहाँ पर बात सच में एक बहुत ही अलग डायरेक्शन में मुड़ जाती है, क्योंकि मैं अभी इनके नंबर्स देख रहा था। सिर्फ क्लिनिक खोलना और बेड्स बढ़ाना ही इनके इस भारी मुनाफा कमाने की पूरी कहानी नहीं है। सही बात है, रेवेन्यू ब्रेकडाउन सब कुछ साफ कर देता है। हाँ, इनके रेवेन्यू का ब्रेकडाउन देखने पर ही असली जादू समझ आता है। अगर हम FY25 के टोटल रेवेन्यू को देखें तो ये लगभग 2 बराबर हिस्सों में बटा हुआ है। तो 53.8 करोड़ रुपए है, और बाकी का जो 46% यानी 46% रेवेन्यू है वो इनके प्रोडक्ट्स से आता है, यानी दवाइयाँ और वेलनेस प्रोडक्ट्स, जो कि करीब 215.3 करोड़ रुपए बैठता है। और यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट है, इन प्रोडक्ट्स के मार्जिन को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। उनके पास लगभग 330 से ज्यादा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का एक पूरा मैसिव पोर्टफोलियो है। 330 SKUs, ये तो FMCG कंपनी जैसा कैटलॉग हो गया। हाँ, और रिपोर्टेड आंकड़ों के मुताबिक इन प्रोडक्ट्स पर उनका जो ग्रॉस मार्जिन है वो 85 से 90% के बीच में है। एक सेकंड, जरा रुकिए। 85 से 90% ग्रॉस मार्जिन? मैं यहाँ सच में थोड़ा स्केप्टिकल हो रहा हूँ। थोड़ा अनरियलिस्टिक लगता है शुरू में। बिल्कुल लगता है। बड़ी बड़ी FMCG सेक्टर की दिग्गज कंपनियां भी 50-60% मार्जिन के लिए स्ट्रगल करती रहती हैं। तो क्या ये मरीजों से जरूरत से ज्यादा पैसे वसूल रहे हैं, या फिर ये जो जड़ी बूटियां और कच्चा माल है ये सच में इतना सस्ता आता है? मैं आपकी चिंता समझ रही हूँ। देखिए, किसी भी आम कंज्यूमर या पेशेंट के नजरिए से देखें
तो ये इतना बड़ा मार्जिन थोड़ा एक्सप्लॉयटेटिव या शोषक लग सकता है। इतना भारी मार्जिन कोई कंपनी लंबे समय तक आखिर कैसे सस्टेन कर सकती है? ये सवाल उठना लाजमी है और इन्वेस्टर कॉल्स में भी अक्सर ऐसे सवाल आते हैं। लेकिन इसके पीछे का जो इकोनॉमिक्स है उसे थोड़ा ठंडे दिमाग से समझना जरूरी है। यहाँ टेक्निकली किसी का शोषण नहीं हो रहा है। अच्छा, तो फिर इतना मार्जिन कहाँ से बन रहा है? ये एक्चुअली इनके सप्लाई चेन को डीपली ऑप्टिमाइज करने का असर है। पहली बात, जब हम मॉडर्न एलोपैथिक दवाइयों की बात करते हैं तो उनकी लागत में सबसे बड़ा हिस्सा R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट और पेटेंट्स का होता है। हाँ, नए केमिकल्स इन्वेंट करने पड़ते हैं, सालों का ट्रायल्स होता है। एग्जैक्टली लेकिन आयुर्वेदा के केस में जो बुनियादी ज्ञान है वो बेसिकली ओपन सोर्स है। वो हजारों साल पुराना है और ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है। इसीलिए वो R&D और पेटेंटिंग का हजारों करोड़ का खर्च सीधे तौर पर बच जाता है। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। R&D कॉस्ट इफेक्टिवली जीरो हो गई। हाँ, और दूसरी सबसे बड़ी बात, जीना सीखो बहुत बड़े पैमाने पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और डायरेक्ट सोर्सिंग करती है। मतलब सीधे किसानों से? बिल्कुल, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर्स और मिडलमैन को पूरी तरह से हटा दिया है। खेत में उगने वाले कच्चे माल से लेकर फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग और फिर सीधा अपने ही क्लिनिक्स में मरीजों को बेचने तक पूरी की पूरी वैल्यू चेन उनके अपने कंट्रोल में है। जिसे फाइनेंस में बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कहते हैं। सही शब्द चुना आपने। जब आप मार्केट में किसी होलसेलर, मार्केटर या डिस्ट्रीब्यूटर को 30-40% का कट देते ही नहीं है तो वो सारा का सारा बचाया हुआ पैसा सीधे आपके ग्रॉस मार्जिन में ऐड हो जाता है। अब ठीक से क्लियर हो गया। ये एक्सप्लेनेशन सच में बहुत लॉजिकल है। मतलब उन्होंने पूरी पाइपलाइन को इस तरह से टाइट रखा है कि एक्स्ट्रा कॉस्ट का कोई लीकेज ही ना हो। बिल्कुल। इस स्ट्रैटेजी को देखकर ना मुझे बिजनेस की दुनिया की एक बहुत ही मशहूर एनोलॉजी याद आ रही है, प्रिंटर और इंक का मॉडल। ओह हाँ, जहां आप हार्डवेयर पर ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमाते पर रिकरिंग कंज्यूमेबल्स पर बहुत कमाते हैं। वही, आप इसे जीना सीखो के मॉडल से कैसे जोड़ेंगे? देखिए, कोई भी टेक कंपनी आपको प्रिंटर शायद लागत मूल्य पर दे देगी या कभी-कभी तो नुकसान सहकर भी सस्ते में बेच देगी, क्योंकि उन्हें पता है कि एक बार वो प्रिंटर आपके टेबल पर आ गया तो आप अगले 5 साल तक उन्हीं की महंगी इंक कार्टेज खरीदते रहेंगे। एग्जैक्टली। जीना सीखो के केस में भी उनकी सर्विसेज और उनके प्रोडक्ट्स एक दूसरे के लिए बिल्कुल प्रिंटर और इंक का ही काम कर रहे हैं। जो मरीज उनके किसी एड या ई-कॉमर्स के जरिए या वीडियो कंसल्टेशन करके कोई साधारण सी सस्ती दवा खरीदते हैं, उन्हें क्रॉस सेल करके पूरे होलिस्टिक इलाज और पंचकर्मा के लिए उनके बड़े क्लिनिक्स में बुलाया जाता है। और जो मरीज डायरेक्टली पहले क्लिनिक में आते हैं गंभीर बीमारी लेकर, वहाँ रिवर्स साइकिल चलती है। जो मरीज क्लिनिक में पंचकर्मा के लिए आते हैं वो ठीक होने के बाद भी आगे बचाव और वेलबींग के लिए महीनों या सालों तक कंपनी के वही आयुर्वेदिक दवाइयाँ और सप्लीमेंट्स खरीदते रहते हैं। वाओ, एक बार मरीज इनके इकोसिस्टम में अंदर आ गया तो वो लंबे समय तक वहीं लॉक इन हो जाता है। दोनों वर्टिकल्स, सर्विस और प्रोडक्ट, एक दूसरे को लगातार फीड कर रहे हैं। बिल्कुल सही एनालिसिस है आपका। फाइनेंशियल नजरिए से अगर हम इसको असेस करें तो ये जो उनका हाई मार्जिन प्रोडक्ट वर्टिकल है, ये कंपनी के लिए एक कैश काउ की तरह एक्ट करता है। कैश काउ यानी लगातार पैसा जनरेट करने वाली मशीन। हाँ, देखिए, बेसिकली हेल्थ केयर सर्विसेज चलाना, नए हॉस्पिटल्स खोलना, हजारों बेड्स को मैनेज करना, ये सब ऑपरेशनली बहुत भारी, थका देने वाला और एक्सपेंसिव काम होता है। उसमें रोजमर्रा के बहुत दिक्कत होती होंगी, स्टाफिंग, मेंटेनेंस, सब कुछ। हाँ, लेकिन जब आपके पास एक ऐसा पैरेलल प्रोडक्ट वर्टिकल हो जो 90% मार्जिन के साथ रोजाना भारी मात्रा में कैश पैदा कर रहा हो, तो वो आपके पूरे अनसर्विस ऑपरेशंस को एक जबरदस्त फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे देता है। मतलब प्रोडक्ट वर्टिकल का प्रॉफिट सर्विस वर्टिकल की ग्रोथ को फंड कर रहा है। हाँ, और यहीं से शुरू होता है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लाईव्हील इफेक्ट। फ्लाईव्हील इफेक्ट? थोड़ा डिटेल में समझाइए इसको। देखिए, जब किसी मरीज को एक अच्छा, अफोर्डेबल और होलिस्टिक इलाज मिलता है तो वो संतुष्ट होकर घर जाता है। अब संतुष्ट मरीज क्या करेगा? वो फ्रीली अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी करेगा। हाँ, इंडियंस में हेल्थ एडवाइस तो वैसे भी बहुत जल्दी स्प्रेड होती है। वही तो, इस वर्ड ऑफ माउथ की वजह से बिना किसी महंगे टीवी एड या एक्स्ट्रा मार्केटिंग बजट के क्लिनिक्स में और नए मरीज आने लगते हैं, जिससे मरीजों का वॉल्यूम बढ़ता है। बिल्कुल, मरीजों की संख्या बढ़ती है तो उनके प्रोडक्ट्स और दवाइयों की डिमांड बढ़ती है,
डिमांड बढ़ती है तो कंपनी और ज्यादा बल्क में दवाइयां बनाती है, और जब बल्क मैन्युफैक्चरिंग होती है तो पर यूनिट कॉस्ट और भी कम हो जाती है, जिससे एफिशिएंसी और बढ़ती है और मार्जिन और लंबा हो जाता है। एग्जैक्टली। ये फ्लाईव्हील एक बार घूमना शुरू हुआ तो रुकता नहीं है, और इसी फ्लाईव्हील इफेक्ट का डायरेक्ट नतीजा है कि कंपनी पिछले 3 सालों से एवरेज 71% का ROCE कंसिस्टेंटली मेंटेन कर पा रही है। अब ये पहिया पूरी स्पीड से घूम रहा है। 71% ROCE, भाई ये नंबर आप जितनी बार भी सुनिए, एक हेल्थ केयर या फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी के लिए सच में अकल्पनीय सा लगता है। आमतौर पर ऐसे नंबर सिर्फ एसेट लाइट सॉफ्टवेयर स्टार्टअप्स में ही दिखते हैं। बिल्कुल। लेकिन अब इस बिजनेस मॉडल और पूरे फाइनेंस की दुनिया से थोड़ा बाहर निकल के अगर हम थोड़ी ज़मीनी हकीकत की बात करें तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में सबसे महंगी और सबसे ज़रूरी चीज़ पैसा, मार्जिन्स या बड़ी मशीन्स नहीं होती हैं। हाँ, वो तो ट्रस्ट होता है। वही ट्रस्ट यानी भरोसा। और आयुर्वेद को लेकर अक्सर लोगों के मन में, खासकर आज की इस मॉडर्न जनरेशन में, एक डाउट रहता है। साइंटिफिक प्रमाणों यानी क्लिनिकल प्रूफ्स की कमी को लेकर एक गहरी शंका होती है। ये परसेप्शन तो मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग है। लोग कहते हैं कि हाँ, ये सब दादी नानी के नुस्खे हैं, सर्दी खांसी या हल्का पेट दर्द हो तो ठीक है, लेकिन क्या किसी बड़ी क्रॉनिक बीमारी जैसे किडनी, लिवर या आर्थराइटिस के लिए इसका कोई साइंटिफिक या क्लिनिकल प्रूफ है? ये बहुत ही वैलिड सवाल है। तो मेरा आपसे सवाल ये है इकली, अगर जीना सीखो को सच में लंबे समय तक मार्केट लीडर बने रहना है, तो वो पब्लिक के ट्रस्ट डेफिसिट को, इस भरोसे की कमी को आखिर कैसे दूर कर रहे हैं? देखिए, आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। आयुर्वेद के सामने हिस्टोरिकल रूप से जो सबसे बड़ी चुनौती रही है वो हमेशा से प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और साइंटिफिक वैलिडेशन की कमी ही रही है। हाँ, डेटा नहीं होता उनके पास। लेकिन जीना सीखो ने पब्लिक की इस धारणा को तोड़ने के लिए एक बहुत ही आक्रामक यानी अग्रेसिव रुख अपनाया है। हाल ही में उन्होंने दुनिया भर के प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल्स में लगभग 9 एकेडमिक केस स्टडीज और क्लिनिकल रिपोर्ट्स ऑफिशियली पब्लिश की हैं। ओह, 9 पेपर्स पब्लिश कर दिए? हाँ, और इससे भी बड़ा और पावरफुल कदम ये है कि राजस्थान में उनका एक सांगानेर हॉस्पिटल है। उस हॉस्पिटल को हाल ही में NABH की मान्यता यानी अक्रेडिटेशन मिली है। नाभेच मान्यता, एक आम इंसान के लिए इसका एक्चुअली क्या मतलब होता है? क्या ये सिर्फ एक फैंसी सा सर्टिफिकेट है जो आप हॉस्पिटल की दीवार पर टांग देते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। नाभेच यानी नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। ये भारत में किसी भी हेल्थ केयर फैसिलिटी की क्वालिटी का सबसे ऊंचा और सबसे सख्त मानक माना जाता है। अच्छा, स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस जैसा। हाँ, इसे हासिल करने के लिए किसी भी हॉस्पिटल को साफ सफाई, पेशेंट की सेफ्टी, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स और इलाज के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के सैकड़ों बहुत ही कड़े पैमानों पर खरा उतरना पड़ता है। तो इसका मतलब इस ऑडिट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता होगा? बिल्कुल नहीं। और जब एक प्योरली आयुर्वेदिक पंचकर्मा हॉस्पिटल को ऐसी प्रीमियम मान्यता मिलती है तो ये पूरे मेडिकल सिस्टम और पेशेंट्स को एक क्लियर मैसेज देता है। कैसा मैसेज? ये कि उनकी इंटरनल प्रोसेसेस और प्रोटोकॉल्स किसी भी टॉप टियर कॉर्पोरेट एलोपैथिक हॉस्पिटल के बराबर ही सुरक्षित और प्रमाणित हैं। ये सर्टिफिकेशन सीधा उन लोगों पर एक बड़ा प्रहार है जो आयुर्वेद को अवैज्ञानिक या झोला छाप टाइप का सिस्टम मानते हैं। ये तो सच में बहुत ही स्ट्रेटेजिक कदम है। मतलब आप एक हजारों साल पुराने विज्ञान को मॉडर्न और ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशन के साथ नई पैकेजिंग दे रहे हैं। एग्जैक्टली। ट्रस्ट बिल्ड करने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता। और जहां तक मॉडर्न होने की या आधुनिकता की बात है, मैंने रिपोर्ट्स में इनके डिजिटल इनिशिएटिव्स के बारे में भी काफी कुछ पढ़ा था। वैसे डिजिटल और आयुर्वेद दोनों शब्द एक ही सेंटेंस में सुनने में थोड़े अजीब लगते हैं, पर लगता है यहाँ कुछ और ही बड़ा पकड़ा है। हाँ, डिजिटल आयुर्वेदा इनका अगला सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन साबित हो रहा है। अगर हम डेटा पर नजर डालें तो Q3 FY26 तक इनके वीडियो कॉल कंसल्टेशंस की संख्या एक साथ 1135 को पार कर चुकी थी। एक साथ 1000 से ज्यादा वीडियो कंसल्टेशंस, वो भी आयुर्वेदा में। बिल्कुल। अब वो सिर्फ एक छोटे से गली के क्लिनिक तक सीमित नहीं रह गए हैं। टेली हेल्थ और AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित परामर्श का इस्तेमाल वहाँ बहुत तेजी से हो रहा है। लेकिन AI क्या करता है इनके कंसल्टेशंस में? देखिए, ये जो डिजिटल टूल्स हैं, ये सिर्फ वीडियो कॉल या जूम कॉल करने के लिए नहीं है। इनका असली और बड़ा काम है
क्रॉनिक बीमारियों वाले हजारों मरीजों के डेली डेटा का लंबे समय तक डॉक्यूमेंटेशन करना। ओ, मतलब डेटा लॉगिंग हो रही है बैकग्राउंड में। हाँ, एआई टूल्स और इन डेटा लॉग्स की मदद से वो टेक्निकली ट्रैक कर सकते हैं कि किस स्पेसिफिक मरीज में किस खुराक के हर्बल दवा से और कितने दिनों में क्या एक्चुअल फिजिकल सुधार आया। क्या बात है, ये तो वही क्लिनिकल डेटा ट्रेल है जिसकी आयुर्वेदा में सदियों से कमी थी। एग्जैक्टली वो बेसिकली साइंस का डेटा फ्रेमवर्क ट्रेडिशनल मेडिसिन पर अप्लाई कर रहे हैं और इस पूरे डिजिटल इकोसिस्टम को एग्रेसिवली पुश करने में उनके जो मेन प्रमोटर हैं आचार्य मनीष जी, उनकी पर्सनल ब्रांडिंग एक बहुत बड़े कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक का काम करती है। मैंने उनके वीडियोस देखे इंटरनेट पर। हाँ, उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाखों सब्सक्राइबर्स जुड़ चुके हैं और इसका डायरेक्ट फाइनेंशियल इम्पैक्ट ये पड़ता है कि कंपनी की कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट यानी नए मरीज ढूंढने पर होने वाला मार्केटिंग खर्च वो लगभग 0 के आसपास आ जाता है। उनका ये पर्सनल ब्रांड लोगों के बीच एक ऑर्गेनिक विश्वास और क्यूरियोसिटी पैदा करता है। ये सच में बहुत ही दिलचस्प इंसाइट है कि कैसे स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांडिंग, कंटेंट और एआई इन तीनों का कंबाइंड इस्तेमाल एक परंपरागत चिकित्सा पद्धति को सीधे मॉडर्न मेन स्ट्रीम में पुश कर रहा है। एकदम मेन स्टेज पर। और ध्यान देने वाली बात यह है कि उनका ये जो विस्तार है ये सिर्फ भारत की सीमाओं तक ही सीमित नहीं दिख रहा है। रिपोर्ट्स पढ़कर यह भी काफी साफ नजर आ रहा है कि वो ग्लोबली अपनी जड़ें फैलाने की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने और इसका टाइम भी एकदम सही है। आज अगर हम ग्लोबली देखें, खासकर यूरोप, जीसीसी यानी खाड़ी देशों और नॉर्थ अमेरिका के मार्केट्स को, तो वहाँ हर्बल वेलनेस, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर और होलिस्टिक हीलिंग की बहुत ही भारी डिमांड उभर कर आ रही है। हाँ, लोग वैसे भी सिंथेटिक केमिकल साइड इफेक्ट्स और महंगी दवाइयों से फ्रस्ट्रेट होकर दूर भाग रहे हैं। वही तो, और इसी बढ़ते हुए ग्लोबल मैक्रो ट्रेंड को भुनाने के लिए जीना सीखो एक्टिवली यूएई से अपने ओवरसीज ऑपरेशंस शुरू करने की ठोस योजना बना रही है। मतलब सीधे मिडिल ईस्ट एंट्री? हाँ, वो बेसिकली भारत की इस प्राचीन सॉफ्ट पावर को उठाकर ग्लोबल बाजार में एक बहुत ही प्रीमियम, सर्टिफाइड और मेन स्ट्रीम ऑल्टरनेटिव के रूप में एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। कमाल है। तो अगर हम आज के इस पूरे गहन विश्लेषण, हमारे डीप डाइव के तमाम पहलुओं को एक साथ समेटें, तो जो तस्वीर हमारे सामने उभर कर आती है वो बहुत ही क्लियर और पावरफुल है। डेफिनेटली। इस पूरी चर्चा से ये बात तो पूरी तरह साबित हो जाती है कि जीना सीखो लाइफ केयर ने देश भर में सिर्फ कुछ 100 आम हॉस्पिटल्स या क्लिनिक्स नहीं खोले हैं, बल्कि उन्होंने बहुत ही बारीकी से एक ऐसा सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम डिजाइन किया है जहां उनकी क्लिनिकल सर्विसेज और उनका वो 90% मार्जिन वाला प्रोडक्ट वर्टिकल एक दूसरे को लगातार फ्यूल करते हैं। बिल्कुल, वो प्रिंटर और इंक वाले मॉडल की तरह। हाँ, उनका कैपिटल लाइट अप्रोच और वो हब एंड स्पोक फ्रैंचाइज मॉडल उन्हें बिना किसी भारी बैंक लोन के लगभग बिजली की गति से एक्सपैंड करने की आज़ादी देता है। और उसके ऊपर से प्राइवेट पंचकर्मा की ओर जो उन्होंने मुड़ने का स्ट्रैटेजिक पिवट किया, उसने उनके ब्लॉक हुए कैश और वर्किंग कैपिटल को पूरी तरह फ्री कर दिया। और उसी का डायरेक्ट नतीजा है कि हमें Q1 FY26 में उनका रेवेन्यू 74% बढ़ते हैं और ROCE 70% से ऊपर जाते हुए दिखा, जो कि आमतौर पर हेल्थ केयर सेक्टर में सुनहरे सपने जैसा होता है। और इसके साथ ही अगर हम एक व्यापक या ब्रॉडर लेवल पर सोचें तो ये मॉडल बिजनेस की दुनिया में एक बहुत बड़ी बात साबित करता है। वो क्या? यही कि अगर प्राचीन ज्ञान को आधुनिक साइंटिफिक प्रमाणों, डिजिटल AI टेक और एक हाईली स्केलेबल कॉर्पोरेट ढांचे के साथ प्रॉपरली मिक्स कर दिया जाए, तो एक ऐसा ग्लोबल बिजनेस खड़ा किया जा सकता है जो ना सिर्फ एक्सट्रीम प्रॉफिटेबिलिटी लाता है, बल्कि पूरे के पूरे हेल्थ केयर सेक्टर का रूप बदलने की क्षमता रखता है। एकदम सही बात है। ये केस स्टडी आज के दौर के तमाम एंटरप्रेन्योर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए बिजनेस स्ट्रैटेजी और मॉडर्न मैनेजमेंट का एक बेहतरीन मास्टर क्लास है। बिल्कुल। इंफॉर्मेशन ओवरलोड के इस नए दौर में ये जानना और समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है कि कैसे कोई कंपनी किसी ट्रेडिशनल सदियों पुरानी चीज को एक आधुनिक वेल ऑयल्ड मुनाफा देने वाली मशीन में बदल सकती है। एग्जीक्यूशन ही सब कुछ होता है। तो इस चर्चा के अंत में अब एक बहुत ही बड़ा और थोड़ा सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल खड़ा होता है। कैसा सवाल? अगर आयुर्वेदा जैसी हजारों साल पुरानी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को कैपिटल लाइट बिजनेस मॉडल,
मॉडर्न फ्रेंचाइज नेटवर्क्स और डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर बिल्कुल सीधे किसी सिलिकॉन वैली की सॉफ्टवेयर कंपनी जैसा भारी मार्जिन और ग्लोबल स्केल हासिल किया जा सकता है। तो दुनिया की और कौन-कौन सी ऐसी एंशिएंट या ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो हथकरघा या हैंडीक्राफ्ट्स हों, ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग हो या कोई और पुराना खोया हुआ क्षेत्र, जो बस आज के एक सही, आधुनिक और स्केलेबल बिजनेस मॉडल के इंतजार में बैठी हैं। वाह, क्या पता ऐसे ही किसी पुराने सेक्टर में कोई अगली बड़ी सोने की खदान छिपी हो। ये वाकई एक ऐसा विचार है जिस पर फुर्सत में गहराई से सोचने की जरूरत है। हमेशा की तरह कुछ नया सीखते रहिए और ज्ञान की इन गहराइयों में ऐसे हमारे साथ गोते हदाते रहिए।